उसने अपने पिता को मरते देखा। उसने अपने परिवार को बिखरते, गिरते और दुनिया से इस तरह मिटते देखा जैसे वे कभी थे ही नहीं। उसने अपने मित्रों को, वे लोग जिनके साथ वह लड़ा था, जिनके साथ उसने अभ्यास किया था और जिन्होंने उस पर भरोसा किया था कि वह इतना मजबूत होगा, एक एक करके ऐसी शक्ति से कटते देखा जो इतनी विशाल थी कि उसका प्रतिरोध करना साहस नहीं था। वह भ्रम था। जिस व्यक्ति ने उससे सब कुछ छीन लिया वह किसी पारंपरिक अर्थ में खलनायक नहीं था, वह बस सबसे शक्तिशाली था। हुआमुगी, शाश्वत मार्शल देवता, एक ऐसा व्यक्ति जिसने तय किया कि मार्शल जगत एकीकृत होगा और फिर उसे ऐसा बना दिया क्योंकि कोई जीवित व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता था। और गियोम मुगियुक, अद्वितीय तलवारबाज, स्वर्गीय दैत्य का दूसरा पुत्र, अपने पूरे जीवन के मलबे में खड़ा था। रक्षा करने को कुछ नहीं, लड़ने को कुछ नहीं, बचा हुआ कुछ नहीं, सिवाय एक जलती हुई निश्चितता के वह वापस जाएगा, वह आरंभ में लौटेगा और इस बार वह जानेगा। यह है एब्सोल्यूट रिग्रेशन। और यह शक्ति के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में है। मैनहवा रिकैप वॉल्ट में आपका पुनः स्वागत है। रिग्रेशन मैनहवा इस मंच की सबसे लोकप्रिय उपशैलियों में से एक है और इसका एक ठोस कारण है। किसी ऐसे व्यक्ति को देखने में कुछ मौलिक रूप से संतोषजनक है जिसने नर्क झेला है और जो उस ज्ञान के साथ शुरुआत में लौटता है जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ रिग्रेशन कहानियां यह समझती हैं कि ज्ञान शक्ति के समान नहीं है और एब्सोल्यूट रिग्रेशन इसे इस शैली की लगभग किसी भी कहानी से बेहतर समझता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों। यह समझने के लिए कि गियोम मुगियुक क्या बनता है, आपको पहले समझना होगा कि वह क्या था। वह स्वर्गीय दैत्य का दूसरा पुत्र था। इस मैनहवा के मार्शल जगत में यह उपाधि सजावटी नहीं है, यह वंश की एक घोषणा है जो पूरी पीढ़ियों का भार उठाती है। स्वर्गीय दैत्य अपने संप्रदाय का सर्वोच्च अधिकारी है, एक ऐसी हस्ती जिसकी शक्ति विश्व के राजनीतिक और मार्शल परिदृश्य को आकार देती है। और गियोम मुगियुक उसके पुत्र के रूप में उसी विरासत के भीतर पाला गया था, बचपन से प्रशिक्षित, इस अपेक्षा के साथ कि वह उन सिद्धांतों, तकनीकों और रणनीतिक सोच को मूर्त रूप देगा जो स्वर्गीय दैत्य संप्रदाय अपने उत्तराधिकारियों से मांगता है। और गियोम मुगियुक ने श्रेष्ठता पाई, प्रतिभाशाली के रूप में नहीं। प्रतिभाशालियों को प्राकृतिक प्रतिभा का उपहार मिलता है जो विकास को सहज बना देती है। गियोम मुगियुक ने अपना कौशल एक ऐसे अनुशासन से अर्जित किया जो जुनून की सीमा पर था। उसकी तलवारबाजी भड़कीली नहीं थी, नाटकीय नहीं थी, दर्शकों को प्रभावित करने के लिए नहीं बनी थी। वह सटीक थी, कुशल थी, अपनी मितव्ययिता में विनाशकारी थी। वह विरोधियों का अध्ययन उस तरह करता था जैसे एक विद्वान ग्रंथों का अध्ययन करता है, धैर्य से, कठोरता से, विवरण पर ऐसी सूक्ष्म दृष्टि से जो कम सावधान आंखों के लिए अदृश्य कमजोरियां उजागर कर देती थी। उसने अद्वितीय तलवारबाज की उपाधि इसलिए नहीं अर्जित की क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली था। उसने इसे इसलिए अर्जित किया क्योंकि सीधे द्वंद्व में वह किसी भी व्यक्ति की तकनीक में दोष ढूंढ सकता था और उसके अस्तित्व का बोध होने से पहले ही उसका लाभ उठा सकता था। उसका एक परिवार था, उसके पिता जिनकी शक्ति पौराणिक थी लेकिन जिनकी बुद्धि भी उतनी ही दुर्जेय थी। भाई बहन जो उसके साथ अभ्यास करते थे, उसे चुनौती देते थे, जो प्रतिद्वंद्विता और साथीपन दोनों के माध्यम से उसे बेहतर बनाते थे। मित्र, मार्शल प्रशिक्षण की भट्टी में गढ़े गए सच्चे मित्र, वे लोग जो गियोम मुगियुक का सम्मान उसके वंश के लिए नहीं बल्कि उसके चरित्र के लिए करते थे। अनुशासन पर, निष्ठा पर और उस मौन संतोष पर बना एक जीवन कि आप उस चीज में धीरे धीरे मापने योग्य तरीके से बेहतर होते जा रहे हैं जिसे आपने अपना अस्तित्व समर्पित किया है। और फिर हुआमुगी ने मार्शल जगत को एकीकृत करने का निर्णय किया। शाश्वत मार्शल देवता, केवल यह उपाधि ही आपको खतरे के पैमाने के बारे में सब कुछ बता देती है। यह कोई खलनायक नहीं है जो छुटपुट महत्वाकांक्षा या व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित हो। हुआमुगी प्रकृति की एक शक्ति है, एक ऐसा मार्शल कलाकार जिसकी शक्ति उन सीमाओं को पार कर गई है जिनके बारे में किसी ने भी संभव नहीं माना था। उसका लक्ष्य विनाश नहीं है, वह व्यवस्था है, एक एकीकृत मार्शल जगत, एक एकल अधिकार के अधीन, उसके अधिकार के अधीन। गियोम मुगियुक के दृष्टिकोण से समस्या यह है कि एकीकरण के लिए हर उस स्वतंत्र शक्ति संरचना को मिटाना आवश्यक है जो विरोध कर सकती है, जिसमें स्वर्गीय दैत्य संप्रदाय शामिल है, गियोम मुगियुक का परिवार शामिल है, हर वह व्यक्ति शामिल है जिसे गियोम मुगियुक ने कभी जाना या प्रेम किया है। युद्ध, क्योंकि वह यही था, एक युद्ध पास का नहीं था, वह एक प्रदर्शन था। हुआमुगी ने मौजूदा व्यवस्था को नष्ट करने में संघर्ष नहीं किया, उसने
उसे उस तटस्थ कुशलता से नष्ट कर दिया जैसे कोई मेज साफ करता है। जो संप्रदाय सदियों से खड़े थे वे दिनों में गिर गए। जिन गुरुओं को अछूत माना जाता था उन्हें इतनी निर्णायक रूप से हराया गया कि वे पराजय स्वयं चेतावनी कथाएं ये बन गईं। ग्योम मुगयुक के पिता गिर पड़े, उसका परिवार बिखरा और नष्ट हो गया। उसके मित्र उन लड़ाइयों में मारे गए जिन्हें वे एक ऐसे शत्रु के विरुद्ध जीत नहीं सकते थे जिसका वे सामना नहीं कर सकते थे। और स्वयं ग्योम मुगयुक, अद्वितीय तलवारबाज, वह व्यक्ति जिसकी तकनीक निर्दोष मानी जाती थी, उसे यह पता चला कि कच्ची शक्ति की एक ऐसी सीमा होती है जिसके पार तकनीक अप्रासंगिक हो जाती है। ह्वामुगी के विरुद्ध उसकी सटीकता, उसकी कुशलता, कमजोरियां और ढूंढने और उनका लाभ उठाने की उसकी क्षमता, इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता था, क्योंकि ह्वामुगी में ढूंढने के लिए कोई कमजोरी थी ही नहीं। यही पहले जीवन की त्रासदी है। यह नहीं कि ग्योम मुगयुक कमजोर था, वह असाधारण था। लेकिन असाधारण पर्याप्त नहीं होता जब आपका शत्रु निरपेक्ष हो। जब सब कुछ चला गया तो ग्योम मुगयुक ने हताशा नहीं की, या यूं कहें उसने की, और फिर उसने उसे पार कर लिया। क्योंकि हताशा एक ऐसी विलासिता है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जिनके पास कोई शेष उद्देश्य नहीं है। और ग्योम मुगयुक के पास एक उद्देश्य शेष था, महान प्रतिगमन तकनीक। मैनहवा इसे एक सुविधाजनक कथा उपकरण की तरह नहीं मानता। यह तकनीक कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर ग्योम मुगयुक अचानक ठोकर खा जाता है या जो उसे किसी रहस्यमय हितैषी द्वारा भेंट की जाती है। वह उसे स्वयं रचता है, टुकड़े टुकड़े, सामग्री दर सामग्री, ह्वामुगी द्वारा रचित दुनिया के खंडहरों में किए गए वर्षों के एकाकी जुनूनी शोध के माध्यम से। वह दुर्लभ अवयव एकत्र करता है, निषिद्ध ग्रंथों का अध्ययन करता है, नष्ट हुए संप्रदायों द्वारा छोड़े गए ज्ञान के अवशेषों से परामर्श लेता है। यह तकनीक बुद्धि और इच्छा शक्ति की एक ऐसी उपलब्धि है जो अपने ढंग से कहानी के किसी भी मार्शल पराक्रम जितनी ही प्रभावशाली है। और जब वह पूर्ण होती है, जब ग्योम मुगयुक हर अवयव को संयोजित कर लेता है और हर गणना को सत्यापित कर लेता है, तब वह स्वीकार करता है कि यह तकनीक या तो काम करेगी या उसे मार डालेगी, और वह दोनों में से किसी भी परिणाम के साथ शांत है। वह उसे सक्रिय करता है, वह अतीत में लौटता है, आरंभ में। अब यही एब्सोल्यूट रिग्रेशन, बाजार के दर्जनों अन्य रिग्रेशन मैनहवा से स्वयं को अलग करता है। क्योंकि जब ग्योम मुगयुक अपने युवा शरीर में आंखें खोलता है तो वह तुरंत शक्ति संग्रह में नहीं जुटता। वह उन पौराणिक वस्तुओं या गुप्त तकनीकों को हासिल करने के लिए नहीं भागता जिनके स्थान वह जानता है। वह उस गति से शक्ति संचित करना शुरू नहीं करता जो पूर्व ज्ञान न रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए असंभव होती। वह बैठता है, वह सोचता है और वह योजना बनाता है। यही पूरे मैनहवा का मर्म है। शीर्षक भले ही 100 गुना शक्तिशाली का वादा करे, क्लिकबेट तो स्वयं ही लिख जाता है। लेकिन ग्योम मुगयुक वास्तव में अपने पहले जीवन से जो लेकर आता है वह शक्ति नहीं है, वह समझ है। वह उस राजनीतिक परिदृश्य को समझता है जिसने ह्वामुगी के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। वह उन गठबंधनों को समझता है जो विफल हुए और क्यों विफल हुए। वह अपनी तलवारबाजी की उन तकनीकी कमजोरियों को समझता है जिन्हें पहली बार में वह अपने अहंकार के कारण देख नहीं पाया था। वह अपने आसपास के लोगों के चरित्र को समझता है, कौन भरोसेमंद है, कौन धोखा देगा, कौन दबाव में टूटेगा और कौन डटा रहेगा। उसका लाभ यह नहीं है कि वह अधिक शक्तिशाली है, उसका लाभ यह है कि वह शतरंज की वह बाजी एक बार पहले ही हार चुका है और उसे हर चाल याद है। ग्योम मुगयुक के दूसरे जीवन के शुरुआती अध्याय रणनीतिक धैर्य की एक मास्टर क्लास है। वह उस समय में लौटा है जब स्वर्गीय दैत्य संप्रदाय अक्षुण्ण है, जब उसके पिता जीवित हैं, जब उसके मित्र युवा और अनुभवहीन हैं और उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या आने वाला है। ह्वामुगी के खतरनाक होने और ह्वामुगी के अजेय होने के बीच की खिड़की ही एकमात्र खिड़की है जो ग्योम मुगयुक के पास है। तो ग्योम मुगयुक एक अलग खेल खेलता है। वह अभ्यास करता है, लेकिन अलग ढंग से। वह अपनी तलवारबाजी की उन तकनीकी कमजोरियों को सुधारता है जो उसके पहले जीवन ने उजागर की थीं। वे अंधबिंदु जिनके बारे में वह जानता ही नहीं था कि वे उसमें हैं, वे आदतें जो ऐसे प्रतिमान बनाती थीं जिन्हें पर्याप्त रूप से कुशल विरोधी पढ़कर उनका लाभ उठा सकता था। वह केवल स्वयं को बेहतर नहीं बनाता, वह स्वयं को अप्रत्याशित बनाता है। वह उन तकनीकों और सिद्धांतों को सम्मिलित करता है जिनसे वह युद्ध के दौरान संप्रदायों और शैलियों में मिला था। उन्हें एक ऐसी तलवार कला में मिश्रित करता है जिसे इस समय रेखा में किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि वह एक ऐसे भविष्य से ली गई है जो अभी घटित ही नहीं हुआ।
लेकिन उसका असली कार्य राजनीतिक है। वह संबंध बनाता है मार्शल सुविधा के सतही गठबंधन नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ सच्चे संबंध जिनके बारे में वह जानता है कि वे संघर्ष के समय निर्णायक होंगे। वह उन व्यक्तियों के पास जाता है जो पहली समय रेखा में शत्रु या तटस्थ थे, और वह उन्हें विकसित करता है। हेरफेर के माध्यम से नहीं, गियोम मुगियुक हेरफेर के लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है, बल्कि प्रदर्शित योग्यता और अर्जित विश्वास के माध्यम से। वह दरारें पहचानता है। उसके पहले जीवन में मार्शल जगत इसलिए टूटा था क्योंकि उसकी शक्ति संरचनाएं सहयोगात्मक के बजाय प्रतिस्पर्धी थीं। संप्रदाय एक दूसरे पर अविश्वास करते थे, गुरु तकनीकों को संग्रहित रखते थे। स्वर्गीय दैत्य संप्रदाय अपनी समस्त शक्ति के बावजूद अपनी प्रतिष्ठा और अपने अहंकार से अलग थलग था। जब हुआमुगी ने उन पर आक्रमण किया, कोई सहायता के लिए नहीं आया। इसलिए नहीं कि वे हुआमुगी का समर्थन करते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने यह गणना की कि स्वर्गीय दैत्य का पतन उन्हें लाभ देगा। वे गलत थे। हुआमुगी सबके लिए आया, लेकिन जब तक शेष संप्रदायों ने यह समझा, उसके विरुद्ध एकजुट होने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। गियोम मुगियुक का रणनीतिक उद्देश्य हुआमुगी से अधिक शक्तिशाली बनना नहीं है। उसने पहले जीवन में यह करने की चेष्टा की थी और वह अपर्याप्त थी। उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब टकराव आए तो मार्शल जगत बिखरने के बजाय एकजुट खड़ा हो। वह तलवार नहीं बना रहा, वह एक सेना बना रहा है, और वह यह सब कुछ करते हुए ठीक वैसा ही प्रतीत होने का स्वांग बनाए हुए है जैसा हर कोई उससे अपेक्षा करता है। स्वर्गीय दैत्य का दूसरा पुत्र, प्रतिभाशाली परंतु असाधारण नहीं, अपने अभ्यास के प्रति समर्पित, अपने संप्रदाय के प्रति निष्ठावान, एक ऐसा युवक जिसका भविष्य आशाजनक है परंतु अत्यावश्यक नहीं। यह छल थका देने वाला है। वह एक ऐसे शरीर के भीतर एक पूरे जीवन काल के आघात का भार ढोता है जिसने अभी तक उसमें से कुछ भी अनुभव नहीं किया है। वह अपने जीवित पिता के सामने बैठता है और उन्हें चेताने की इच्छा को रोकना पड़ता है। वह उन मित्रों के साथ अभ्यास करता है जो मरने वाले हैं, और उसे तत्काल हस्तक्षेप के बजाय दीर्घकालिक रणनीति के माध्यम से उनकी मृत्यु रोकने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। वह उन लोगों से मिलता है जिन्होंने पहली समय रेखा में उसके साथ धोखा किया था, और उसे उनके साथ सहयोगियों जैसा व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि इस समय रेखा में वह विश्वासघात अभी हुआ ही नहीं है। और यदि वह अपनी चालें सही ढंग से चलता है तो शायद होगा भी नहीं। रिग्रेशन का मनोवैज्ञानिक भार ऐसा है जिसे कई मैनहवा स्वीकार तो करते हैं, परंतु कम ही उसकी सच्ची पड़ताल करते हैं। एब्सोल्यूट रिग्रेशन इसे केंद्रीय बना देता है। गियोम मुगियुक कोई विजयी समय यात्री नहीं है जो अपने दूसरे अवसर का आनंद ले रहा है। वह एक आघातग्रस्त योद्धा है जो एक युवक के शरीर में रह रहा है, ऐसे प्रेतों से घिरा हुआ जो अभी जीवित हैं। एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसका दांव उन सब का जीवित रहना है जिन्हें उसने कभी प्रेम किया है। अब मुझे हुआमुगी के बारे में बात करने दीजिए, क्योंकि यह कहानी अपने प्रतिनायक की गुणवत्ता पर उठती या गिरती है, और हुआमुगी असाधारण है। शाश्वत मार्शल देवता दुष्ट नहीं है। मैं इस विषय में स्पष्ट रहना चाहता हूं, क्योंकि इससे संघर्ष का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। वह आनंद के लिए विनाश नहीं करता, वह दंभ के लिए विजय नहीं करता। उसने मार्शल जगत को देखा है, सदियों का गुटिया युद्ध, सत्ता संघर्ष, विश्वासघात, प्रतिस्पर्धी संप्रदायों के बीच फंसे निर्दोष लोग, और वह एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा है जो एक विशेष दृष्टिकोण से पूर्णतया तर्क संगत है। मार्शल जगत टूटा हुआ है। जब तक शक्ति बिखरी हुई रहेगी, यह टूटा हुआ रहेगा। शांति का एकमात्र मार्ग एकीकरण है, और एकीकरण के लिए एक एकल अचुनौती योग्य अधिकार आवश्यक है। उसकी आस्था सच्ची है, उसका दृष्टिकोण सुसंगत है, और उसकी शक्ति उसे क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त है। यही उसे भयावह बनाता है, पागलपन नहीं, क्रूरता नहीं, बल्कि सामर्थ्य से समर्थित निश्चितता। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो मानता है कि वह दुनिया को बचा रहा है, और वह इतना शक्तिशाली है कि कोई उसे अन्यथा नहीं समझा सकता। गियोम मुगियुक का रणनीतिक उपागम ठीक इसी प्रकार के विरोधी का सामना करने के लिए रचा गया है। कच्ची शक्ति हुआमुगी को नहीं हरा सकती। पहले जीवन ने यह निर्णायक रूप से सिद्ध कर दिया। गियोम मुगियुक की योजना गठबंधन पर, एकता पर, हुआमुगी के सामने एक ऐसा संयुक्त प्रतिरोध प्रस्तुत करने पर निर्भर है जो उसकी असाधारण क्षमताओं से भी अधिक हो। लेकिन हुआमुगी मूर्ख नहीं है, वह वस्तुतः प्रतिभाशाली है, एक मार्शल मेधावी जिसकी दुनिया की समझ तकनीक को पार करके दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। वह लोगों को पढ़ता है, वह गठबंधनों का पूर्वानुमान लगाता है,
वह मार्शल जगत की राजनीतिक गतिशीलता को किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर समझता है, सिवाय संभवतः उस व्यक्ति के जो उसके विनाश को एक बार पहले ही जी चुका है। यह एक ऐसी गतिशीलता रचता है जो पूरी कहानी को ऊंचा उठा देती है। गियोम मुगियुक और हुआमुगी तलवारों से नहीं लड़ रहे, अभी नहीं। वे अवस्थिति से, प्रभाव से और लाभ के उस धीमे संचय से लड़ रहे हैं जो किसी भी भौतिक संघर्ष से पहले आता है। गियोम मुगियुक गठबंधन बनाता है, हुआमुगी उन्हें भंग करता है। गियोम मुगियुक विश्वास विकसित करता है, हुआमुगी संदेह बोता है। गियोम मुगियुक बिसात पर एक मोहरा चलता है और हुआमुगी एक ऐसी प्रत्यक्ष चाल से जवाब देता है जो रणनीतिक चेतना का ऐसा परिचय देती है जिससे गियोम मुगियुक को आश्चर्य होता है, पहली बार नहीं, कि क्या उसका पूर्व ज्ञान वस्तुतः इतनी बुद्धिमत्ता वाले विरोधी के विरुद्ध पर्याप्त है। शतरंज की बाजी की ऊर्जा अथक है। हर अध्याय एक चाल भर से स्थिति को आगे बढ़ाता है। गौण पात्रों के बीच हर अंतःक्रिया बृहत्तर संघर्ष के लिए निहितार्थ ले जाती है। मैनहवा अपने पाठकों पर भरोसा करता है कि वे एक साथ अनेक रणनीतिक तंतुओं को साधेंगे और वह उस ध्यान को उन परिणतियों से पुरस्कृत करता है जो उस ढंग से बौद्धिक रूप से संतोषजनक हैं जिसकी शुद्ध क्रिया प्रतिकृति नहीं बना सकती, और प्रभाव संचित होते जाते हैं। गियोम मुगियुक मूल समय रेखा से जितना दूर जाता है, उसका पूर्व ज्ञान उतना ही कम विश्वसनीय हो जाता है। वह जानता है कि हुआमुगी ने पहली समय रेखा में क्या किया। वह यह नहीं जानता कि हुआमुगी क्या करेगा जब उसके सामने एक ऐसा मार्शल जगत होगा जो अपेक्षा से भिन्न प्रतिक्रिया दे रहा है। और हुआमुगी की अनुकूलनशीलता, नई स्थितियों को पढ़ने और विनाशकारी सटीकता से प्रतिक्रिया देने की उसकी क्षमता का अर्थ है कि गियोम मुगियुक स्क्रिप्टेड घटनाओं के लिए स्क्रिप्टेड प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे लगातार वास्तविक समय में सोचना होता है। यह एक ऐसी उपशैली में सच्चा तनाव रचता है जिसमें अक्सर इसकी कमी होती है। गियोम मुगियुक कोई हल किया हुआ खेल नहीं खेल रहा। वह एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसकी प्रारंभिक चालें वह समझता है, परंतु जिसका मध्य खेल और अंत खेल उत्तरोत्तर अप्रत्याशित होता जा रहा है। चरित्र चित्रण इसे और बढ़ाता है। गियोम मुगियुक के अपने पिता, अपने सहयोगियों और अपने भावी विरोधियों के साथ संबंध एक ऐसी भावनात्मक जटिलता से परतदार हैं जिसे अधिकांश रिग्रेशन कथाएं हासिल नहीं कर पाती, क्योंकि गियोम मुगियुक इन संबंधों को दूसरी बार अनुभव कर रहा है। वह जानता है कि उनका अंत कैसे होता है या कैसे हुआ था, एक ऐसी समय रेखा में जो अब लागू न हो। वह उन लोगों के लिए शोक मनाता है जो उसके सामने जीवित और स्वस्थ खड़े हैं। वह उन लोगों पर अविश्वास करता है जिनके विश्वासघात अभी हुए ही नहीं हैं। वह उन लोगों से प्रेम करता है जो यह नहीं समझते कि यह युवक उन्हें ऐसी भावना की गहराई से क्यों देखता है जिसे उसकी आयु समझा नहीं सकती। लेखक जांग यंग हून हर भावनात्मक क्षण को अर्जित करते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई फ्लैशबैक नहीं जो पाठक के लिए काम कर दे। भावना गियोम मुगियुक की अंतःक्रियाओं के वर्तमान काल में जीती है। जिस ढंग से वह अपने पिता द्वारा 20 वर्ष पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से पहले हिचकिचाता है, जिस ढंग से वह एक मित्र को अभ्यास करते देखता है और अपने सामने खड़े उस युवक पर अध्यारोपित देखता है, उस लाश को जो उसने एक ऐसे रण क्षेत्र पर पाई थी जो केवल उसकी स्मृति में अस्तित्व रखता है। नारा येओ की कला भी मान्यता की पात्र है। मार्शल अनुक्रम गतिशील और सुंदरता से रचित है, परंतु शांत पैनल वही हैं जहां असली कलात्मकता जीती है। गियोम मुगियुक के एकांत के क्षणों के भाव, जिस ढंग से उसकी मुद्रा उस आत्मविश्वासी युवा तलवारबाज के बीच डोलती है जिसे सब देखते हैं, और उस थके हुए शोकग्रस्त योद्धा के बीच जो वह वास्तव में है। ज़ोरियो एब्सोल्यूट रिग्रेशन वेबटून पर उपलब्ध है, जहां यह शनिवार को अपडेट होता है, और नेवर सीरीज पर, जहां यह अक्टूबर 2022 से चल रहा है। फैन अनुवाद असुरा स्कैन्स के माध्यम से उपलब्ध है। यह जारी है और धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा। यदि आप ऐसी रिग्रेशन कथाओं से थक चुके हैं जहां नायक केवल अजेयता तक स्पीड रन कर लेता है, यदि आप एक ऐसी कथा चाहते हैं जहां दूसरा अवसर शॉर्टकट नहीं बल्कि एक अलग प्रकार की चुनौती हो, जहां रणनीति कच्ची शक्ति से अधिक मायने रखती हो और जहां प्रतिनायक इतना बुद्धिमान हो कि पूर्व ज्ञान चीट कोड के बजाय एक प्रारंभिक अवस्थिति जैसा लगे, तो यही वह मैनहवा है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। गियोम मुगियुक 100 गुना अधिक शक्तिशाली नहीं बन रहा, वह 100 गुना अधिक बुद्धिमान बन रहा है, और एक ऐसी दुनिया में जहां सबसे शक्तिशाली पहले से ही विद्यमान है, बुद्धि ही एकमात्र हथियार है जो मायने रखता है। यदि आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा तो टिप्पणियों में
मुझे बताइए। मैनहवा रिकैप वॉल्ट हर सप्ताह इस शैली की सबसे आकर्षक कथाओं को कवर करता है। यदि आप अगली कथा के लिए यहां रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।